बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नंबर 1 का लेक्चर नंबर 21 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने बिल्कुल परेशानी होना, 31 जुलाई से आपके जो फाइनल टर्म एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये प्ले लिस्ट में 45 लेक्चर जो है वो मैक्सिमम 25 जुलाई तक कंप्लीट कर दूंगा। तो यानी 25 जुलाई तक अगर मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूं तो फिर भी आपके पास तकरीबन समझिए 5 से 6 दिन होंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम तक। ठीक है कि आप इजीली अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकोगे। तो आपने बिल्कुल परेशानी होना इंशाल्लाह, ये जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जो है वो हम ये लेक्चर जो है वो मस्ट इंशाल्लाह 25 जुलाई तक मस्ट कंप्लीट करेंगे। सो आप वेट कर सकते हैं। अच्छा जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर 20 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि यूएमएल जो है वो हमें दो तरह का जो है वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है अपनी किसी भी सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को समझने के लिए। उसमें एक हमने पढ़ा सीक्वेंस डायग्राम और दूसरा हमने पढ़ा कोलैबोरेशन डायग्राम। अब सीक्वेंस डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर 20 के अंदर जो है पढ़ ली थी। अब उसके यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसके जो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर मैसेज यूज़ करते हैं ना, उस मैसेज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीक्वेंस डायग्राम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस के सीक्वेंस डायग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मैसेजेस होते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से जो है वो कवर करना है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के यहाँ पे मैसेजेस की टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है सिंक्रोनस, या जिसको हम सिंपल मैसेज टाइप कहते हैं, सिंपल मैसेज कहते हैं। दूसरे का नाम है एसिंक्रोनियस, तीसरे का नाम है क्रिएट और चौथे का नाम है डिस्ट्रॉय। तो ये नाम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे इन मैसेज की टाइप के आपको नाम याद होने चाहिए कि सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर कौन कौन से मैसेजेस की टाइप्स होती हैं। तो 4 टाइप्स होती हैं, इनके आपको नाम याद हो, सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। उसके बाद आपको इनके सिंबल भी याद होने चाहिए कि जो सिंक्रोनियस है उसको हम इस तरह फुल एरो से शो करते हैं, ये जो एसिंक्रोनियस है इसको हम हाफ एरो से शो करते हैं, क्रिएट को हम जो है वो फुल एरो के ऊपर इस तरह जो है वो क्रिएट लिखते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रॉय के लिए जो है वो हम इस तरह फुल एरो के ऊपर इस तरह डिस्ट्रॉय लिखते हैं। तो ये 4 मैसेज की टाइप्स के नाम है और ये उनके डिफरेंट जो है वो क्या हैं जी, सिंबल्स हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। ठीक हो गया, चलें जी, इतनी आपको समझ उम्मीद है आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बारी बारी इनको समझते हैं कि ये सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, क्रिएट और डिस्ट्रॉय में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पहली मैसेज टाइप की, जिसका नाम है सिंक्रोनियस मैसेज टाइप। अच्छा, सिंक्रोनियस मैसेज आर कॉल इवेंट्स। दोस्तों हम सिंक्रोनियस जो मैसेज होते हैं इसको हम कॉल इवेंट्स भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। आगे, आर डिनोटेड बाय द फुल एरो, और जो है सिंक्रोनियस को हम जो है फुल एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए कि एक तो सिंक्रोनियस मैसेज का नाम, दूसरा नाम क्या है, कॉल इवेंट्स, और हम इसको किससे शो करते हैं, फुल एरो के साथ डिनोट करते हैं। आगे, that represent nested flow of control which is typically implemented as an operation call। कहता है हम इसको जो है कब यूज़ करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर कहता है हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमने ऑपरेशन कॉल जो है उसको इम्प्लीमेंट करना हो। ठीक हो गया। आगे, इन सिंक्रोनियस मैसेज द कॉलर वेट्स। अच्छा, ये तो आपने ये पढ़ लिया कि ठीक है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जब हमने ऑपरेशन कॉल को इम्प्लीमेंट करना हो ना तब हम जो है सिंक्रोनियस मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि जो सिंक्रोनियस मैसेज होता है ना, इसके अंदर ये होता है कि द कॉलर वेट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है, द कॉलर वेट्स फॉर द कॉल्ड रूटीन टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर सिंक्रोनियस मैसेज की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेनी है। ऊपर ये इसके 2 एमसीक्यूज थे, ये भी आपने देख लिए। उसके बाद इसको किस लिए यूज़ किया जाता है ये भी आपने देख लिया, और इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी आपने देख ली। अब इसकी डेफिनेशन को आपको मैं सिंपल वर्डिंग में समझा देता हूँ। दोस्तों सिंक्रोनियस मैसेज बेसिकली वो मैसेज होते हैं जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है जब वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है ना, तो जब तक उसका एक्शन यानी स्टेप कंप्लीट नहीं ना होगा तब तक वो सेकंड स्टेप पे मूव नहीं करेगा। मान लो उसने स्टेप नंबर 1 जो है वो परफॉर्म किया, अब जब तक ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट नहीं ना होगा तब तक वो स्टेप नंबर 2 पे नहीं जाएगा। यही दोस्तों सिंक्रोनियस मैसेज का वर्किंग स्टाइल होता है। ठीक है, कि जब तक आपका जिस आपने स्टेप को परफॉर्म किया जब तक वो स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाएगा 100%, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप यानी सेकंड स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, अब जब तक मेरी मेरिट, जॉब के लिए अप्लाई तो मैंने कर लिया, अब मैं इंटरव्यू के लिए तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरा मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती। ठीक है, मेरिट लिस्ट के अंदर मेरा नाम आएगा
देन ही मैं अगला स्टेप जो है मतलब इंटरव्यू का जो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है इंटरव्यू का, उसमें मूव कर सकूँगा। और अगर मेरी मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई है, रिजल्ट अभी तक जो है ना जॉब एप्लीकेशन जो मैंने दी हुई थी उसका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं इंटरव्यू के लिए यानी जो सेकंड स्टेप है वहाँ तक अप्लाई वहाँ उसके लिए अहल नहीं हो सकता या उसके ऊपर मूव नहीं कर सकता। ये ही दोस्तों एग्जांपल है इसकी सिंक्रोनियस मैसेज की, कि इसके अंदर जब तक आपने जो स्टेप परफॉर्म कर रहे हो ना, जब तक वो स्टेप 100% कंप्लीट नहीं ना होगा तब तक आप सेकंड स्टेप या अगले नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जैसे देखो यहाँ भी ये हो रहा है, देखो ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। देखो जैसे ए ऑब्जेक्ट ने जैसे देखो सिंक्रोनियस मैसेज यानी कॉल इवेंट्स किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो जैसे ही उसका ये इवेंट गया, अब देखो यहाँ पे इतनी देर के लिए वक्फा आ गया दरमियान में, ये देख रहे हो यहाँ देखो इसको ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक अब ये इसका ये जो पहला स्टेप है, जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, मतलब जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता 100%, तब तक आप आगे नेक्स्ट कोई भी स्टेप आगे इस तरह फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। और ये आप देखो इसने जैसे ही पहला स्टेप परफॉर्म किया उसके बाद देखो नेक्स्ट कोई भी फॉरवर्ड एरो नहीं है, नेक्स्ट कोई भी फॉरवर्ड एरो नहीं है, जिसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप आप परफॉर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके प्रीवियस स्टेप को 100% कंप्लीट नहीं किया जाएगा, जिसमें देखो हमने अपने कॉलर को ब्लॉक्ड कर दिया। मतलब हम अब जो कॉलर था वो कौन सा कॉलर ए, मतलब ए था ना कॉलर, उसको देखो हमने उसके उतनी देर के लिए ब्लॉक कर दिया जितनी देर के लिए हमारे फर्स्ट स्टेप का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। और ये रिस्पॉन्स ऑप्शनल होता है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। समझ रहे बात को। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगली दोस्तों मैसेज की टाइप कौन सी थी, एसिंक्रोनियस मैसेज। अब एसिंक्रोनियस मैसेज क्या होते हैं दोस्तों, एसिंक्रोनियस मैसेज आर सिग्नल्स, इनको हम सिग्नल कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सिग्नल। जिस तरह आपने ऊपर देखा था कि जो हमारे पास सिंक्रोनियस मैसेज है उसको हम कॉल इवेंट्स कहते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास जो है जो एसिंक्रोनियस होता है इसका दूसरा नाम क्या है, सिग्नल, इसको हम सिग्नल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है। सेकंड, डिनोटेड बाय अ हाफ एरो, कि जो हमारे पास एसिंक्रोनियस मैसेज होता है इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, हाफ एरो के साथ डिनोट करते हैं। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गया। आगे, दे डू नॉट ब्लॉक द कॉलर, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या है, क्या बोला कि ये हमारे कॉलर को ब्लॉक नहीं करता। आपने ऊपर पढ़ा था कि जो सिंक्रोनियस है उसके अंदर हमारे कॉलर को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है तब तक जब तक आपका स्टेप जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जो एसिंक्रोनियस होता है ना, इसमें दोस्तों आपके कॉलर को जो है वो ब्लॉक नहीं किया जाता। अब क्यों ब्लॉक नहीं किया जाता, उसकी वजह ये है, द कॉलर डज नॉट वेट फॉर द कॉल रूटीन टू फिनिश इट्स ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूइंग इट्स ऑन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉलर है ना वो वेट नहीं करता, इंतज़ार नहीं करता पहले स्टेप की कंप्लीट होने का। सिंक्रोनिस में क्या था कि आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा 100%, फिर ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हो। लेकिन जो एसिंक्रोनिस है दोस्तों, इसमें आपने मान लो पहला स्टेप जो है परफॉर्म किया, अब अगर ये स्टेप कंप्लीट नहीं भी हुआ 100% तो फिर भी आप सेकंड स्टेप पे मूव कर जाओगे। सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी आप थर्ड स्टेप पे मूव कर जाओगे। थर्ड स्टेप कंप्लीट नहीं भी हुआ फिर भी आप फोर्थ, मतलब इसमें आप वेट नहीं करते हैं। जो ऊपर वाला सिंक्रोनियस मैसेज था वो जो टाइप थी उसमें आप वेट कर रहे थे कि जैसे प्रीवियस आपका स्टेप कंप्लीट होता था देन ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप अपने स्टेप के कंप्लीट होने का वेट नहीं करते बल्कि नेक्स्ट मूव कर ही जा रहे हो। जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अभी एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। अब मुझे उसके ऊपर चाहे उस वीडियो जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो अपलोड तो हो ही रही है, अब मैं वेट नहीं करूँगा कि मतलब वो वीडियो कंप्लीट हो फिर मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँ, नहीं, मैंने उसके वेट किए बगैर ही अगली वीडियो भी अपलोड कर दी। अब दूसरी वीडियो भी अपलोड अभी कंप्लीट अपलोड नहीं हुई तो मैंने तीसरी वीडियो भी अपलोड कर दी। तो मतलब कहने के ये देखो मैंने पहली वीडियो अपलोड की, अभी वो प्रोसेस के अंदर है लेकिन मैंने दूसरी वीडियो भी साथ ही अपलोड कर दी, अभी वो भी प्रोसेस में है, मैं तीसरी वीडियो भी अपलोड कर दी। मतलब मैं वेट अपने टास्क के, अपने स्टेप के, अपने एक्शन के कंप्लीट होने का वेट नहीं कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपने याद रखना है कि ऊपर जो सिंक्रोनियस था उसमें आप वेट करते हो अपने एक्शन, अपने स्टेप के कंप्लीट होने का, जबकि एसिंक्रोनियस के अंदर आप कोई भी वेट नहीं करते अपने स्टेप या अपने एक्शन के कंप्लीट होने का। ठीक हो गया। और इसके अंदर आपके जो कॉलर है उसको ब्लॉक नहीं किया जाता। आगे अब दोस्तों अगला अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एसिंक्रोनियस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों एसिंक्रोनियस को हम यूज़ करते हैं मल्टी थ्रेडेड और मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एसिंक्रोनियस मैसेज की जो टाइप है इसको हम मल्टी थ्रेडिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हम जो है वो एक टास्क के, एक एक्शन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करते बल्कि एक ही सेम टाइम के अंदर हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। लिहाजा वहाँ पे हम जो है वो एसिंक्रोनियस मैसेज टाइप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे एसिंक्रोनियस मैसेज टिपिकली परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। कहता है जो हमारे पास एसिंक्रोनियस मैसेज है ना ये कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से, कहता है पहला क्रिएट अ न्यू थ्रेड, या तो ये न्यू थ्रेड क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, या फिर ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और नेक्स्ट
कम्युनिकेट विद द थ्रेड दैट इज ऑलरेडी रनिंग। और कहता है देन ये थर्ड नंबर पे क्या करता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास थ्रेड रनिंग स्टेट में चल रहे होते हैं ना, उनको आपस में क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट करवा रहा होता है। तो ये तीन मेन जो है वो काम है किसके, एसिंक्रोनियस मैसेज टाइप के। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। अगले दोस्तों दो टाइप से आपकी कौन कौन सी, एक क्रिएशन थी और एक डिस्ट्रक्शन थी। डिस्ट्रक्शन मीन डिस्ट्रॉय करना, मतलब डिलीट करना किसी चीज़ को। अब देखो क्रिएट का मतलब आपको नाम जाहिर हो रहा है कि मतलब जब हम एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली हमारे पास कौन सी मैसेज टाइप यूज़ हो रही है, क्रिएशन मैसेज टाइप यूज़ हो रही है। और जब हम एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय यानी डिलीट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कौन सी मैसेज टाइप यूज़ होती है, डिस्ट्रॉय की मैसेज टाइप यूज़ होती है। जब दोस्तों हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मैसेज टाइप क्रिएट यूज़ होती है और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, इस तरह हम इस मैसेज टाइप के साथ डिनोट करते हैं उसको, मतलब इस तरह लेस देन और फिर ग्रेटर देन और इसके दरमियान हम क्रिएट लिख देते हैं। और जब हम एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहाँ पे हम मैसेज की टाइप जो यूज़ कर मतलब उसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये वाला मैसेज की टाइप वहाँ पे डिस्ट्रॉय मैसेज टाइप यूज़ करते हैं और उसके लिए सिंबल जो है वो ये वाला हम जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है एमसीक्यू के हवाले से, वो ये है एन ऑब्जेक्ट में आल्सो डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। कि मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इटसेल्फ अपने आप को खुद भी डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट कर सकता है। ये लाजमी नहीं है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ अपने आप को डिलीट कर दे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास अगला टॉपिक कोलैबोरेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम का आपको पता है कि कोलैबोरेशन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड व्यू जो है प्रोवाइड करती है हमें किसी भी सिस्टम का। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ जो थी वो आपको पता लग गई है कि कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो आपको किसी भी सिस्टम का कौन सा व्यू प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड व्यू प्रोवाइड करती है। जबकि जो ऊपर आपने सीक्वेंस डायग्राम पढ़ी है वो आपको टाइम बेस्ड व्यू जो है वो प्रोवाइड करती है किसी भी सिस्टम का। समझ लो बात को। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिपिक्ट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। यानी वो कह रहा है जो हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम होती है ना, ये हमें किसी भी सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर जो है उसको डिपिक्ट करने में, मतलब उसको बयान करने में, उसको जाहिर करने में, उसको शो करने में जो है हमारी हेल्प करती है। उसके बाद दे शो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। कहता है और जो हमारी कोलैबोरेशन डायग्राम है ना जी, हमें ये भी शो करती है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिहाज से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टाइम यूनिट के लिहाज से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो ये हमें सीक्वेंस डायग्राम शो करती है। और अगर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिहाज से जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो ये हमें कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो शो करती है। ठीक हो गया, आगे सीक्वेंस। और इसके अंदर भी दोस्तों कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर भी हम जो है सीक्वेंस ऑफ मैसेज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम के अंदर सीक्वेंस ऑफ मैसेज को जो है वो जो है मैसेज की फॉर्म में शो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ मैसेज डिटरमाइंड बाय नंबरिंग सच एज 1 2 3 4। यानी यहाँ पर क्या होता है कि कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर सीक्वेंस ऑफ मैसेज को शो करने के लिए हम जो है वो नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद कोलैबोरेशन डायग्राम्स हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि जो कोलैबोरेशन डायग्राम होती है इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स और दूसरे को हम कहते हैं मैसेजेस। और अगर आपको याद हो तो हमने सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी ये बात पढ़ी थी कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी हमारा जो मेन फोकस होता है वो दो चीज़ों पर होता है, एक ऑब्जेक्ट्स पर और एक दूसरा मैसेजेस पर। सेम वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर भी बेसिकली टू मेन टाइप्स होती हैं कंपोनेंट्स की, एक को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और दूसरे को हम मैसेजेस कहते हैं। यानी कहने का दोस्तों मतलब ये है कि कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम दोनों जो है मिली जुली हैं, एक तरह से मिली जुली ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, बाकी मोस्टली चीज़ें जो है दोनों में क्या है, कॉमन ही है। आगे ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज मैसेज अमंग ईच अदर कहता है, इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जो है वो मैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को मैसेज पास आउट कर रहे होते हैं। आगे कोलैबोरेशन डायग्राम्स कैन आल्सो शो सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय मैसेज। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, अभी भी आपको याद है, अभी भी आपने ऊपर पढ़ा कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर मैसेज की चार टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस क्रिएट और डिस्ट्रॉय। ऐसे दोस्तों सेम देखो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर भी सेम चार टाइप्स होती है मैसेज की, सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय मैसेज। द सेम नोटेशन एज यूज्ड इन सीक्वेंस डायग्राम। और कहता है जिस तरह आपने सीक्वेंस डायग्राम के अंदर इन चारों मैसेज की टाइप की जो मतलब सिंबल पढ़े थे ना, नोटेशन पढ़ी थी, वही सेम नोटेशन जो है वो कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर भी इन चारों मैसेज की टाइप के लिए यूज़ की जाती हैं। मतलब देखो मैंने जैसे अभी बात बताई कि देखो सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर
थोड़ा सा बस डिफरेंस है, बाकी मोस्टली चीज़ें जो है वो कॉमन ही हैं। आगे, मैसेजेस आर नंबर्ड एंड कैन हैव लूप्स। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से कि कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर आपकी जो मैसेजेस होते हैं ना, उन वो नंबर्ड भी हो सकते हैं, मतलब उनके ऊपर नंबरिंग भी हो सकती है, एंड कैन हैव लूप्स, और वो लूप्स भी रख सकते हैं, मतलब लूप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ये देखो एक डायग्राम में आपको शो कर रहा है, देखो जैसे देखो ये मैसेज जो जा रहा है, ये देखो मैसेज जा रहा है, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग लगी हुई है 1 नंबर 2, ये देखो नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो बात को। चलें जी, बाकी ये डायग्राम को करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए था। आगे दोस्तों आ जाता है कंपेयरिंग सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। अब देखो ऊपर हमने पहले सीक्वेंस डायग्राम पढ़ी, फिर हमने कोलैबोरेशन डायग्राम पढ़ी। अब वो कह रहे हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बारी बारी इनको कंपेयर करते हैं। देखो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस जरा गौर सुनो, पहला डिफरेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। सीक्वेंस डायग्राम आर बेस्ट टू सी द फ्लो ऑफ टाइम। कहता है अगर आपने फ्लो ऑफ टाइम चेक करना हो ना, तो उसके लिए सीक्वेंस डायग्राम जो है वो बेस्ट है। आगे, इन अदर हैंड ऑन द अदर हैंड स्टैटिक ऑब्जेक्ट कनेक्शंस आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय कोलैबोरेशन डायग्राम। और कहता है अगर आपने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शन चेक करना हो ना, तो उसके लिए कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो बेस्ट है। तो ये पहला आपका डिफरेंस है कि सीक्वेंस डायग्राम जो है वो फ्लो ऑफ टाइम के लिहाज से बेस्ट है, जबकि जो कोलैबोरेशन डायग्राम है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शन के लिहाज से जो है वो बेस्ट है। ये पहला डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। सीक्वेंस ऑफ मैसेज इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन कोलैबोरेशन डायग्राम देन इन द केस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। तो ये आपका दूसरा मेन डिफरेंस है दोनों में कि जो दोस्तों कोलैबोरेशन डायग्राम होती है, इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ मैसेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर सीक्वेंस ऑफ मैसेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी होता है। ये दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या जी, ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल फ्लो इन बेस्ट सीन थ्रो। वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ी ऊपर कि ऑब्जेक्ट्स के में जो ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है विद कंट्रोल फ्लो, के जो हमारी ऑब्जेक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका कंट्रोल फ्लो बड़ा ही अच्छा होता है, किसके लिहाज से, आपके कोलैबोरेशन डायग्राम के हवाले से। ठीक हो गया जी। आगे नीचे दोस्तों लिखा हुआ है कोलैबोरेशन डायग्राम्स कैन बिकम वेरी कम्प्लेक्स वेरी क्विकली। दोस्तों जो कोलैबोरेशन डायग्राम होती है ये बहुत ही कम्प्लेक्स एंड बहुत ही फास्ट होती है, क्विकली होती है। तो ये दो तीन डिफरेंस थे, इनको आपने अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट है जी, इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की क्वालिटी को कैसे जो है वो मेजर किया जाता है, क्वालिटी कैसे जो है वो इंक्रीज की जाती है, ये आप पढ़ने जा रहे हो। तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका लेक्चर जो है यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ यहाँ तक था। लेक्चर नंबर जो 21 आप पढ़ रहे हो, ये यहाँ तक जितना मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाना ऊपर तक यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये आपके लेक्चर नंबर 21 का लास्ट टॉपिक है, और ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। यहाँ बेसिकली क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की क्वालिटी कैसे इंक्रीज करते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको जनरल पॉइंट समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो कहता है हमने बेसिकली ये एग्जांपल ले रहा है कि किसी भी रूम के अंदर बेसिकली एक हीट रेगुलेटरी सिस्टम है जो हमारी हीट को मतलब कंट्रोल कर रहा है रूम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये जो हीट फ्लो रेगुलेटर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डिजायर्ड टेम्परेचर है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है एक्चुअल टेम्परेचर, और तीसरा है ऑक्यूपेंसी, ठीक है। ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को तीन डिफरेंट जो है वो मैसेज पास आउट कर रहा है। कौन, आपका ये हीट फ्लो रेगुलेटर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब दोस्तों आपका एक सिस्टम और उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हों, और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन भी ना हो, मतलब डिफरेंट हों। जैसे देखो ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे जो कपलिंग है ना, जो यहाँ पे जो क्या है कपलिंग है ना, वो क्या होगी, हाई होगी। दूसरी और कपलिंग जितनी हाई होती है ना, उतना आपका जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। उतना आपका सिस्टम अच्छा नहीं होता, उतनी उस सिस्टम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी क्वालिटी को बेस्ट करना है। तो इसको बेस्ट करने का तरीका यार क्या है, इसको बेस्ट करने का दोस्तों तरीका ये है कि सबसे पहला तरीका ये है कि आपकी ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बंद कर दो। मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर इन तीनों ऑब्जेक्ट को बंद कर दो, मतलब इनको इनकैप्सुलेट कर दो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। पहला तरीका ये है। जब इतना आप कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो आपके तीन डिफरेंट मैसेज है ना, इन तीनों को आप मर्ज करके एक सिंगल मैसेज में कन्वर्ट कर दो। तो जब आप ऐसे करोगे ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, इनकैप्सुलेशन जो है वो हो जाएगी, और इनकैप्सुलेशन से क्या होगा कि आपकी जो कपलिंग है ना वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जितनी कपलिंग लो होती है उतना ज़्यादा आपका जो सिस्टम की क्वालिटी है वो बेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो वो बता रहे हैं कि नॉट इनकैप्सुलेटेड, कि ये जो आपके तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनकैप्सुलेट नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इनकैप्सुलेशन कपलिंग है वो बहुत ही हाई है। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो हमने पहला स्टेप क्या किया कि हमने कपलिंग को
ओवरऑल कपलिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो कपलिंग को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, लो करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये किया, वो जो हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे ना, उनको हमने इनकैप्सुलेट कर दिया। मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, जिसका नाम हमने रूम रख लिया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने रूम रखा, और एक उस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अपने तीनों ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। जब आपने उनको इनकैप्सुलेट किया तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो ओवरऑल कपलिंग है ना वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। लेकिन अभी भी आपका ये सिस्टम की क्वालिटी बेस्ट अच्छी तो हो गई है, पहले की निस्बत अच्छी हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। अब इसको मजीद अच्छा कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये जो 3 डिफरेंट मैसेज है ना, इनको हम एक सिंगल मैसेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो हमने नीचे नेक्स्ट टाइम ये किया, ये देखो पहले हमने अपने तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट किया, और उसके बाद जो ऊपर 3 डिफरेंट मैसेज थे उनको भी एक सिंगल मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि कपलिंग जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो गई है, बहुत ही लो हो गई है, जिससे हमारे सिस्टम की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, बेस्ट हो गई है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो उसी एग्जाम्पल को कर रहा है कि मान लो अगर आपके पास 2 डिफरेंट मैसेजेस हों, तो इन 2 डिफरेंट मैसेज को अगर आप एक सिंगल मैसेज में कन्वर्ट कर दोगे तो इससे आपकी कपलिंग जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ रहे बात को? और आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है सिस्टम की वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। कैसे लो हो जाएगी, देखो अभी ज़रा गौर कीजिए, ये देखो अभी एक सिंगल मैसेज है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ऊपर जो हमने बस 3 डिफरेंट मैसेज थे उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। देखो अब यहाँ पे 3 मैसेज हैं, इनको हमने बारी बारी अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जबकि एक सिंगल मैसेज को अंडरस्टैंड करना क्या है जी, ईजी है। समझ बात को? ऐसे देखो ऊपर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे उनको समझना मुश्किल था, लेकिन जब हमने उनको इनकैप्सुलेट कर दिया एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसको समझना जो है वो ईजी हो गया। तो यानी दोस्तों इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको इस डायग्राम से बेसिकली ये समझ आया कि अगर आपने किसी भी सिस्टम की क्वालिटी को अच्छा करना हो ना, तो उसका पहला स्टेप ये है कि वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पहले आप इनकैप्सुलेट करो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि उसमें अगर डिफरेंट मैसेजेस हैं तो उन मैसेजेस को आप कोशिश करो कि एक सिंगल मैसेज के अंदर जो है वो आप कम कर, मतलब एक सिंगल मैसेज में जो है वो आप कन्वर्ट कर दो। जब आप ऐसे करोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इनकैप्सुलेशन है वो बढ़ जाएगी, और आपकी जो कपलिंग है वो लो हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आपकी ओवरऑल जो सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है, उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो ये दोस्तों ये टॉपिक था, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको मैंने बहुत ही ईजी वर्डिंग में समझा दिया। तो यहाँ तक दोस्तों आपका जो लेक्चर है वो उम्मीद है कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं एक दफ़ा लास्ट से, ये लेक्चर मेरे ख्याल से लास्ट था, इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो फिनिश हो गया। यस, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।